everyone. I hope all of you are doing well. चुगताई लैब के इस लाइव सेशन में आप सबको ज्वाइन करने का थैंक यू सो मच। और हम लोग चुगताई लैब जो है वो फ्रंट लाइंस पे काम कर रहे हैं कोरोना वायरस की, और हम लोग डिफरेंट टाइम्स में आपके पास डिफरेंट लाइव सेशंस लाते हैं जिसमें हम जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मिथ्स होती हैं या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करते रहें। और हमारे फैकल्टी में से और हमारे डॉक्टर्स में से डिफरेंट लोग आते हैं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है कम्युनिटी में डिफरेंट तरह की बातें चल रही होती हैं कि कोरोना वायरस के बारे में, और हमें समझ नहीं आता कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है। और सब लोग जो हैं वो इसी चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए। इन सब सवालों का आज हम जवाब देंगे, आप सबके इन सवालों का जवाब देंगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप इधर कमेंट करते रहें एंड वील मेक श्योर कि हम उनको आंसर करें। आज के सेशन के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमर चुगताई हैं जो डायरेक्टर चुगताई लैब हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। हम लोग जो हैं वो सर से डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कोरोना वायरस, और आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे। तो सर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। कहीं से कुछ खबर आ रही होती है, कहीं से दूसरी आ रही होती है, सो पीपल डोंट नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इस सेशन में इनवाइट करने का। पहली बात तो ये है कि हमें कन्फ्यूजन को थोड़ा सा साइड पे कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी वाज़े है कि जो इन्फेक्शन है, जो वबा है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में। आपने देखा होगा कि कल ही बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया था कि लाहौर के भी बहुत सारे इलाकों के अंदर एक सिलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि कुछ इलाकों के अंदर वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसके अलावा जो इलाके हैं ऐसे नहीं है कि वहाँ पे वायरस नहीं है या वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ पे भी पेशेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों की असेसमेंट के मुताबिक अभी वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन उस तरह की नहीं है। पहले ये सिचुएशन थी कि हमने सिर्फ सुना था कि कोई पेशेंट है जो इन्फेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला हुआ कि किसी का जानने वाला का आगे से कोई जानने वाला था जो इन्फेक्ट हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से अब सिचुएशन बहुत तेज़ी से ऐसी आ रही है कि हम हर शख्स किसी न किसी ऐसे शख्स को जानता होगा जिसको इन्फेक्शन हुई और वो उसमें मुब्तला है या उससे रिकवर कर रहा है या सीरियसली बीमार है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग द करंट सिचुएशन और बताने के लिए। गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि चुगताई लैब डायग्नोस्टिक्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आई वुड वांट टू आस्क कि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर कोरोना वायरस है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, बाद में कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता दें कि कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और वो मतलब कब करवाने चाहिए सारे टेस्ट। देखें, अगर किसी को ये शक है या शुबा है कि उनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो गई तो सिर्फ एक ही टेस्ट को याद रखें, वो है PCR टेस्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, दुनिया में भी सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कोविड को डायग्नोज करने के लिए, वो PCR टेस्ट है। वो उस PCR टेस्ट के लिए नेज़ल स्वाब लिया जाता है या ओरल स्वाब लिया जाता है, लेकिन होता वो PCR टेस्ट ही है जिससे पता चलता है कि इस वक्त कोई शख्स इन्फेक्टेड है कि नहीं है। जो दूसरा टेस्ट जिसकी बात करें, जिसकी वजह से शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट का करंट इन्फेक्शन यानी कि इस वक्त वाली इन्फेक्शन को डायग्नोज करने में कोई रोल नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का रोल सिर्फ ये है चेक करने के लिए कि अगर कोई शख्स ऐसे है जो पहले इन्फेक्ट हुआ था और वो उससे रिकवर कर चुका हुआ है। बिकॉज हमने ये देखा है कि दुनिया में बहुत सारे इलाकों में तकरीबन 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोविड की इन्फेक्शन होती है और उनको सिम्टम्स नहीं होते या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो उससे रिकवर कर जाते हैं। तो उन लोगों को डायग्नोज करने के लिए कि क्या ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारे इदारे में, जो इन्फेक्ट हुए और वे रिकवर कर गए और उनको पता भी नहीं चला, पहले की इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए कोविड एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है। ठीक है, और सर उसकी इम्पोर्टेंस एंटीबॉडी टेस्ट की क्या है कि हर किसी को करवाना चाहिए या स्पेसिफिक लोगों को? नहीं, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट एक तो ये कि डॉक्टर के मशवरे पे करवाएं। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट मकसद सबसे इम्पोर्टेंट आजकल तो जो है वो यही है कि चेक करें, एक तो एक कम्युनिटी में कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो आज एक और जिस चीज़ की अब ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, तो प्लाज्मा डोनर्स के लिए भी ज़रूरी है कि उनके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ मौजूद, उनके खून में वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी
तभी उनके प्लाज्मा का अगले पेशेंट को कोई फ़ायदा होगा। तो इसीलिए कोविड आईजीजी एंटीबॉडीज़ करवाएंगे तो फिर ही वो पेशेंट वो साहब या वो खातून जो है वो प्लाज्मा डोनर बन सकेंगे किसी और पेशेंट की जान बचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पीसीआर टेस्ट जो है वो काफ़ी लोगों की जो बात चल रही है वो ये होता है कि नेगेटिव आता है, बट उनके सिम्टम्स सारे होते हैं, उनको बुखार भी होता है, खांसी भी होती है। तो पीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव आए तो फिर क्या करना चाहिए लोगों को? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। साथ साथ ये भी होता है कि जी हमने इस लैब से करवाया तो पॉजिटिव था, उस लैब से करवाया तो नेगेटिव था। एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर किसी भी लैब से पॉजिटिव पीसीआर रिपोर्ट आ गई है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करें और उसके मुताबिक आइसोलेशन इस्टेब्लिश करें और आइसोलेशन में रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें। पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप ऑक्सीजन लेवल्स को भी मॉनिटर कर सकें। अगर खांसी बढ़ जाए, अगर बुखार ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर से मशवरे के बाद हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। इस पीसीआर टेस्ट के अंदर जो WHO ने भी पहले दिन ही बताया था, क्योंकि सैंपल की नौइयत ये होती है कि नाक से या गले से स्वाब लिया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ 70-75% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अगर उनको इन्फेक्शन हो तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। 20 से 25, कई दफ़ा 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन होती है लेकिन उनका पीसीआर एक दफ़ा या इवन 2 दफ़ा नेगेटिव आ सकता है। इसलिए WHO ने बड़े क्लियरली अपनी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को सिम्टम्स हों तो उनको लैब रिपोर्ट अगर एक दफ़ा या 2 दफ़ा भी नेगेटिव आ जाए तो उसको नेगेटिव कंसिडर ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें। बिकॉज़ सिर्फ अगर ख़ास तौर पे अगर सिम्टम्स मौजूद हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम हैं लेकिन फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हैं ज़्यादा। ठीक है। और सर अगर एंटीबॉडी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, इट मीन्स कि आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं, राइट? सो डज दैट मीन कि उस बंदे को दोबारा से कोरोना वायरस नहीं हो सकता? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और बहुत पर्टिनेंट सवाल है आजकल की सिचुएशन के हिसाब से। बिकॉज़ मुझसे प्लाज्मा डोनर्स भी पूछते हैं कि जी क्या अब मुझे एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है, क्या अब मैं हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हूँ कोरोना वायरस से? WHO इस मामले पे अभी तक खामोश है। बिकॉज़ अभी तक हमें नहीं मालूम कि एक ज़्यादातर आबादी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो कितनी लेवल्स तक जाती हैं और कितनी देर तक रहती हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उनका पीसीआर पॉजिटिव आया था और उसके बाद फिर वो आइसोलेशन में रहे और फिर आहिस्ता 2 हफ्ते के बाद उनका पीसीआर नेगेटिव हो गया, लेकिन उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है। अभी से कोई 1.5-2 महीने हो चुके हैं उनके इन्फेक्शन हुए, रिकवर हुए, तो उनका आईजीजी एंटीबॉडीज़ लेवल इस वक्त नॉट डिटेक्टेड आया है। तो बहुत कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ बने और फिर बनने के बाद फिर लेवल्स गिर गए, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ की रिस्पांस उस तरह से नहीं आई जिस तरह से एक्सपेक्टेड थी। तो याद रखें कि इस वायरस को दरियाफ्त हुए, इसके ऊपर रिसर्च होते हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा असेस करने में, चेक करने में कि ये एंटीबॉडी जो लेवल्स हैं ये कितने % पेशेंट्स के अंदर कितनी देर तक बदस्तूर कायम रहती हैं। क्योंकि अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो फिर तो डेफिनेटली कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो मौजूद है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ कितनी देर तक आपके जिस्म में रहती हैं, आपके खून में रहती हैं, इस चीज़ का तयन करने के लिए भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा WHO को। इट मींस कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट आपका पॉजिटिव भी आ जाए तो आपको दोबारा नहीं होगा। जी, उसके अंदर जो एक थोड़ी सी जो हमें रीअश्योरेंस मिलती है वो ये है कि जो कोरोना वायरस ये है SARS-CoV-2 यानी सार्स कोरोना वायरस 2, जो इससे पिछला वाला वायरस था कोरोना वायरस, जिससे सार्स जो ओरिजिनल सार्स का वायरस था वो, और दूसरे कोरोना वायरसेस जब वो इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी एंटीबॉडीज़ WHO के मुताबिक 3 से 4 साल तक रहती हैं बॉडी में, ब्लड में रहती हैं, तो वो प्रोटेक्शन देती हैं। तो अगर उसी चीज़ पे बेस किया जाए तो थियोरेटिकली तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम कुछ क्योंकि कम गुजरा है, इसलिए हमें सेफ्टी पे ध्यान करना चाहिए, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वक्त के साथ साथ हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि एंटीबॉडीज़ कितनी प्रोटेक्शन देती हैं और कितनी देर तक देती हैं। ठीक है, सही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और किन लोगों के लिए प्लाज्मा थेरेपी रेकमेंड की जाती है? आजकल बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, बहुत ज़्यादा एक
तेज़ी से इस चीज़ की ऊपर बहुत ज़्यादा कवरेज भी हुई है मीडिया में। अच्छी बात यह है कि कल या परसों ही बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस इशू की हैं प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से। उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कौन कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्लाज्मा थेरेपी देने की ज़रूरत है और कौन कौन से लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और कौन सी फैसिलिटीज़ के अंदर प्लाज्मा को डोनेट किया जाएगा और उसको टेस्ट और प्लाज्मा डोनेशन से पहले कौन कौन से टेस्ट होने की ज़रूरत है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि याद रखें कि अभी तक प्लाज्मा हो या रेमडेसिविर हो या एक्टेमरा हो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ये बात हुई मीडिया पे भी कि बहुत महंगे इंजेक्शन मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी दवाई अभी ऐसी नहीं आई जिससे कहें कि जी ये दवाई लगा दें तो ये 2 दिन के अंदर बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सारी दवाइयाँ या इवन प्लाज्मा थेरेपी के कुछ इम्पैक्ट है और कोशिश उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को मिला के कुछ फ़र्क पड़ जाए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी तक हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना मैजिक बुलेट अभी तक नहीं है हमारे पास इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, लेकिन बहुत तेज़ी से रिसर्च हो रही है। उम्मीद यही है कि आने वाले महीनों में कोई ऐसी दवाई दरियाफ्त हो जाएगी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इस वायरस के ऊपर। ठीक है, सही है। लेकिन आजकल जैसे प्लाज्मा रेलेवेंट बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कह भी रहे होते हैं प्लाज्मा डोनेशन के रिगार्डिंग। सो उनके लिए क्या एडवाइस है कि अगर डॉक्टर रेकमेंड करे फिर प्लाज्मा वो ढूंढना स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि प्लाज्मा थेरेपी भी और बाकी दोनों चीज़ें भी अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस में हैं, तो प्लाज्मा के पीछे इस तरह ना भागिए जैसे कोई बच्चा एंटीबायोटिक के लेने भागेंगे या किसी बच्चे के लिए अगर दूध लेने भागते हैं। प्लीज़ प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जिस तरीके से एडवाइस की जाए उस तरह करें। ये नहीं है कि जितना प्लाज्मा लग जाएगा उतना बेहतर है, जितनी जल्दी लग जाएगा उतना बेहतर है। ये सारी चीज़ें अभी रिसर्च हो रही हैं, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हमें असेस करना है कि प्लाज्मा थेरेपी का कितना फ़ायदा है। हैविंग सेड दैट, हमने भी यहाँ पे प्लाज्मा डोनेशन के लिए फैसिलिटी क्रिएट की है हमारे हेड ऑफिस में, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो यहाँ से आके उनको प्लाज्मा मिल जाए और जो डोनर्स हैं वो यहाँ आके प्लाज्मा डोनेट कर सकें। और डोनर्स के लिए तो बिल्कुल ही कोई चार्जेस नहीं है और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं, यहाँ तक कि फ्री भी हैं उन पेशेंट्स को जो डिज़र्विंग है, जिनको ज़रूरत है। उनको हम किसी भी टेस्ट का कोई चार्ज नहीं करेंगे रिगार्डिंग ये जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो मकसद यही है कि एक मसले का हल के अंदर हिस्सा डाला जाए, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी हर एक के लिए नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी घर पे लगाने या हर शख्स को इस तरह टॉफ़ी की तरह खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अगर प्लाज्मा डोनेशन से रेलेवेंट चुगताई लैब की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे पेजेस पे भी अवेलेबल है, सो यू कैन गेट ऑल द लिंक्स एंड नंबर्स फ्रॉम देयर। इसके अलावा सर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद तैयब भट्ट का, हु सेज के एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट हमें कितनी देर में मिल जाती है यहाँ पे? हमारी कोशिश यही होती है कि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो 10 से 12 घंटे के अंदर पेशेंट्स को रिपोर्ट मिल जाए और ज़्यादातर यही हो रहा है। कुछ केसेस के अंदर कुछ डिले एकदम से वर्कलोड बढ़ने की वजह से है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही कि लैब की स्पीड को फर्दर बढ़ा दिया जाए ताकि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से लोगों को एंटीबॉडी रिपोर्ट्स मिल सकें। Along with that, we also have a comment from Misam Afzal who says कि our WhatsApp and our helpline is not responsive. जी, I understand that हमारी हेल्पलाइन और जो हमारा WhatsApp है वो as you can imagine इस वक्त फ्लडेड है बहुत ज़्यादा कॉल्स के साथ। जो उनकी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज़्यादा उनको कॉल्स आ रही हैं। ज़्यादातर कॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमने एक चीज़ की है कि जिस तरह हम वेबसाइट्स पे एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पेज होता है, इसी तरह हमने अपने कॉल सेंटर में भी एक रिकॉर्डेड मैसेज है कोई 1.5 से 2 मिनट का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डेड कोविड और कोविड टेस्ट जो हैं उनको आंसर किया है। उससे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। कुछ बहुत सारे लोगों की जो कॉल्स हैं अब वो उस मैसेज पे डाइवर्ट होती हैं, फिर उनकी कॉल नहीं आती बिकॉज उनके सवाल का जवाब उनको मिल जाता है। हमारी कोशिश यही है, हम अपनी टीम की स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ फ़ोन लाइंस भी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़
साइमल्टेनियस स्टेशंस ऑन व्हाट्सएप को भी बढ़ा रहे हैं। बस याद रखिए कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का टाइम है जिसके अंदर हर शख्स, हर इदारा स्ट्रेस में है। हमारी टीम में से बहुत सारे लोग बीमार भी हैं और इन कोविड की वजह से ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग ठीक होकर वापस भी आए हैं ड्यूटी पे। उनका आई सल्यूट देयर स्पिरिट। तो हम सारे, आई प्रॉमिस यू कि हम सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इन क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करें, आपकी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, वी वुड रिक्वेस्ट पेशेंस फ्रॉम योर साइड के थोड़ा सा आप जो है वो पेशेंस रखें, और हम लोग कोशिश पूरी यही कर रहे हैं कि आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो आंसर हों, चाहे फेसबुक के थ्रू हों, व्हाट्सएप के थ्रू हों या और किसी मीडियम के थ्रू हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद तैयब भट्ट का ही है, हु सेइंग कि कोरोना का फीवर मैक्सिमम कितने दिन तक रहता है? जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, वो ये कहती है कि कोविड की जो इन्फेक्शन है उसका टोटल लाइफ साइकिल 2 से 3 हफ्ते है। उसके अंदर कुछ पेशेंट्स को फ़ीवर कम होता है और कुछ को नहीं होता, कुछ को हाई फीवर होता है और चंद दिन रहता है। लेकिन टोटल जो डिज़ीज़ साइकिल है फ्रॉम द डे ऑफ इन्फेक्शन टू द डे ऑफ रिकवरी, वो मैक्सिमम जो अभी तक है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का है। तो उसके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशन होती है। ठीक है, सही है। Another question from Qiyas Mahmood, who says that he has 2 reports of corona, one from Chughtai lab and one from another lab. One is positive, the other is negative. So वो क्या करें? पॉजिटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव कंसिडर करते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करें और उसके मुताबिक आइसोलेशन स्टार्ट करें और डॉक्टर से रुजू करें रिगार्डिंग फर्दर मैनेजमेंट। जिस तरह मैंने पहले कहा, आई विश कि ये कोविड का पीसीआर ब्लड टेस्ट होता, बिकॉज ब्लड के अंदर पीसीआर करना और काफ़ी कंसिस्टेंट है फ्रॉम लैब टू लैब, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज ये नेज़ल स्वाब होता है या ओरल स्वाब होता है, तो इसके अंदर सैम्पल क्वालिटी के अंदर इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है और फॉल्स नेगेटिव के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि चाहे जहाँ से मर्ज़ी पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, आप फॉल्स पॉजिटिव आना बहुत कम चांसेस हैं उसके कंपेयर टू फॉल्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई है उसको पॉजिटिव कंसिडर करें और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान करें। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ज़ुबैर, जो पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा जो है वो कितनी दफ़ा रिकवर्ड पेशेंट जो है वो दे सकता है? आप हर हफ्ते प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 6 से 8 दफ़ा आप कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेक लेनी होती है। लेकिन इसकी जो फर्दर गाइडलाइंस हैं वो अब मेरे ख्याल से बन रही हैं, वो हम शेयर कर लेंगे इन एन अपडेटेड वीडियो। लेकिन अभी तो जो रिकवर्ड लोग हैं वो हर हफ्ते चाहें तो डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम प्लाज्मा, एक और चीज़ मिसकंसेप्शन जो अवेलेबल है, मतलब काफ़ी सारे लोग जो सोच रहे होते हैं कि मास्क बहुत सारी डिफरेंट तरह के हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट कि आप पब्लिक स्पेसेस में मास्क पहने, और कौन सा मास्क किन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होता है? मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक सा मास्क भी मास्क ना पहनने से बहुत बेहतर है। पब्लिक स्पेसेस में जाते हुए प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने। महंगा मास्क या जो मेडिकल ग्रेड मास्क है उसको पहनने की ज़रूरत नहीं। जो बेसिक सर्जिकल मास्क होता है या इवन कपड़े से बना मास्क, उसको भी पहन लें तो वो ना पहनने से बेहतर है। तो ज़्यादातर पब्लिक के लिए तो एक बेसिक सर्जिकल मास्क जो होता है, जो 3 लेयर का होता है, वो बिल्कुल ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा उलझन भी नहीं होती, उसको ज़्यादा देर तक पहना भी जा सकता है। हाँ, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, अगर आप कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा मेडिकल ग्रेड मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल, और कुछ लोग जो हैं वो क्लॉथ मास्क भी पहन रहे हैं, सो इज़ इट रिलायबल पहनना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जितना मास्क ना पहनने से तो कोई भी चीज़ पहनना बेहतर है, बट अगर आप प्रॉपर सर्जिकल मास्क ले सकते हैं तो वो आइडियल होगा कम्युनिटी सेटिंग के अंदर। ठीक है, सही है। वी हैव अनदर क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं कि बेस्ट टाइम क्या है एंटीबॉडी टेस्ट करवाने का? जब आपको इन्फेक्शन हुई है, जब आपका कोविड का पीसीआर टेस्ट आया पॉजिटिव, उससे कम से कम 2 हफ्ते वेट करने के बाद आप करवाएं आईजीजी एंटीबॉडी का टेस्ट। ठीक है, सही है। रिजवान हसन है जो पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटॉल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना? डेटॉल हैंड सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल हैंड सैनिटाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर सारे तमाम सर्फेस डिसइंफेक्टेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी सर्विसेज को साफ़ रखें, अपने आसपास और अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ करते रहें। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको हम रिपीटेडली टच करते हैं, तो ऑल डिसइंफेक्टेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड सर्फेसेज जो है वो कितने टाइम मतलब क्लीन करनी चाहिए अगर आप कहीं भी हैं, स्पेशली फॉर वर्क प्लेसेस? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप अपनी सरफेस को हर घंटे 2 घंटे के बाद एक दफ़ा वाइप से क्लीन कर लेंगे तो बेहतर है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से ये है कि आप अपने हाथों को साफ़ रखें हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए, और अगर पॉसिबल हो तो हाथ साबुन के साथ धोने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को चैलेंज भी किया था सारी दुनिया में कि आप अपनी वीडियोस बनाएं हैंड वॉशिंग की प्रॉपर टेक्निक से। तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग दिन में 5, 6, 7 दफ़ा अगर आप कर लें, मैं तो अपने दफ्तर में कोशिश करता हूँ कि हर घंटे 2 घंटे के बाद मैं अपने हाथ साबुन के साथ धोऊँ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और सर, क्योंकि अब काफ़ी लॉकडाउन ईज़ हो गया था तो उसकी वजह से वर्क प्लेसेस बहुत सारी जो हैं वो खुल भी गई हुई हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? जो लोग जा रहे हैं वो क्या कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, और वर्क प्लेसेस खुद कैसे इंश्योर कर सकती हैं चीज़? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन, ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकते हैं और एक कंपनी के लेवल पे भी ले सकते हैं और एक सोसाइटी के लेवल पे भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने दफ्तर में मीटिंग करनी है तो कोशिश करें कि कोई लोग इकट्ठे, अगर 6 बंदों की टेबल है तो उस पर 3 लोगों से ज़्यादा लोग ना बैठें, बीच में जगह छोड़ें, मास्क पहने। मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज़ नहीं कर सकता इनफ कि मास्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है और हाथ साफ़ रखने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सही, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन पहले आया हुआ था कि कोई भी बंदा है जो इन्फेक्ट हो गया विद कोरोना वायरस, वो कितने टाइम के बाद दोबारा टेस्ट करवाए? पहले तो एक गाइडलाइन ये थी कि जब तक आपके 2 बैक टू बैक डेज़ पे PCR नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक आप कोरोना वायरस से पाक आज़ाद नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे जिस तरह मैंने बताया कि अभी वायरस आए हुए हमें 6 महीने हुए हैं इसको डिस्कवर किए हुए, हमारी रिसर्च बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस डिज़ीज़ की बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो हमारा कौमी इदारा सेहत है उसने एक गाइडलाइंस इशू की हैं जिसके अंदर उन्होंने 2 ऑप्शंस दी हुई हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप सिम्टम्स आने के 10 दिन के बाद आप PCR टेस्ट करवाएं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वेट कर लें, अगर आपके सिम्टम्स ख़त्म हुए चंद दिन हो गए हुए तो फिर से आपको PCR रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है और आप उसके अलावा भी अपनी होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है असद अली ख्वाजा का, जो पूछ रहे हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट कितने दिन में, ये हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया, करवाना चाहिए। एक और क्वेश्चन उनका है कि IgM और IgG दोनों बताता है एंटीबॉडी टेस्ट? देखिए, डिफरेंट लैब्स डिफरेंट टेस्ट कर रही हैं। इस वक्त हम लोग सिर्फ IgG का टेस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ IgG का बताता है। IgG ही जब किसी को इन्फेक्शन होती है IgM पहले बनता है और IgG बाद में बनता है। तो अक्यूट फेज़ के अंदर IgM को किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि IgM काफ़ी इनकंसिस्टेंट है कोविड इन्फेक्शन के अंदर, इसलिए अभी तक कोविड का इंडिपेंडेंटली IgM टेस्ट अभी आया भी नहीं है। IgG का टेस्ट अवेलेबल है और टोटल एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल है, हम उसमें से सिर्फ IgG का टेस्ट करते हैं। सही, ठीक है। मोहम्मद तैयब भट्ट ही पूछ रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरी से कोरोना हो सकता है? चांसेस कम हैं, हो तो किसी भी चीज़ से सकता है, चांसेस कम हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आप डिलीवरी रिसीव करते हैं तो कोशिश करें, अगर डिलीवरी राइडर ने मास्क नहीं पहना हो तो आपने ज़रूर मास्क पहना हो और आप राइडर को भी मास्क दे दीजिए कि वो भी पहने। साथ ही साथ जिस पैकेजिंग में आई है उस पैकेजिंग से अगर खाना निकाल लें तो उसके बाद फिर एक दफ़ा हाथों को फिर से धो लें या हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ कर लें तो यू विल बी फाइन। ठीक है, सही है। मोहम्मद तैयब भट्ट ही पूछ रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसइंफेक्टेंट, इज इट गुड फॉर कोरोना वायरस? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक और डिसइंफेक्टेंट है, तमाम डिसइंफेक्टेंट्स की तरह इट इज़ फाइन। बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज़ सोप के आगे ये वायरस बेबस है, तो अगर आप साबुन से अपने हाथ धो लेंगे दैट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। ओके, एंड हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कोरोना वायरस एयरबोर्न होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक WHO भी क्लियरली नहीं दे पाया।
बट ये ज़रूर है कि वो ड्रॉपलेट्स में होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो ड्रॉपलेट्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो इस हवा में कुछ देर तक तो फ्लोट करेंगे। तो इसलिए ये तो है, वो कितनी देर तक एयरबॉर्न रहते हैं इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है, अभी इसका क्लियर नहीं पता, इसीलिए बेस्ट एडवाइस यही है कि मास्क पहनना जाए। बिल्कुल ठीक है। वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें रिजवान हसन पूछ रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग ग्लव्स। मैं ये ग्लव्स ज़रूर पहने अगर आपने बहुत सारी सर्फेसिस को टच करना है अपने काम के अंदर, और फिर जब आप उस काम से फारिग हो जाएं तो ग्लव्स को प्रॉपर तरीके से उतार के डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर आपके पास वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है हैंड सैनिटाइज़र की या हाथ धोने की तो आप ग्लव्स इस्तेमाल कर लें। ऑल्सो आई थिंक ग्लव्स जिन्होंने पहना होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो फेस या अपने किसी जी बिल्कुल, बेसिकली ग्लव आप पहन रहे हैं ताकि आप तमाम उन चीज़ों को टच कर सकें जहाँ पे शायद वायरस हो। फिर कोशिश करें कि उन ग्लव्स समेत हाथों से अपने चेहरे को ना टच करें, और ग्लव्स उतारते वक्त उनको प्रॉपर तरीके से उतारें ताकि वो वही इन्फेक्शन जो ग्लव्स के ऊपर थी वो आपके हाथों पे ना आ जाए। और अगेन अगर पॉसिबल है तो इन ग्लव्स उतारने के बाद हाथ धो लीजिए या हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए। सही। एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि सना मक्की का कहवा हाउ इफेक्टिव इज इट? मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सुना है कि कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं सना मक्की का एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, सही है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, एम्पिरिकली हाउ लॉन्ग डू आईजीजी एंटीबॉडी शो अप इन द ब्लड टेस्ट एंड डू द लेवल रिड्यूस ओवर टाइम एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग? आई थिंक इट्स आंसर्ड, बट अगर यही अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो WHO को ज़रूर बताइएगा ताकि वो फिर सारी दुनिया को बता सकें, बिकॉज वो भी इस सवाल के जवाब की खोज में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी लेवल्स कितनी देर तक लास्ट करती हैं और किस लेवल तक जाती हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। सर एक और क्वेश्चन ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, सो उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं? उनसे कितना स्प्रेड हो सकता है कोरोना वायरस, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जी देखिए, बात यह है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वो आज एसिम्प्टोमेटिक हैं, हमें नहीं पता कि कल उनके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे कि नहीं शुरू होंगे। सही। सो एसिम्प्टोमेटिक जो वर्ड है ना उसको हमें चेंज कर देना चाहिए प्री सिम्प्टोमेटिक, कि वी डोंट नो कि आपके सिम्टम्स कल या परसों से शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल आपके सिम्टम्स शुरू नहीं हुए। बट इफ़ यू हैव बीन डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव कोविड तो आपको वही एहतियात करनी चाहिए जो कि कोई ऐसा कोविड पेशेंट जिसके सिम्टम्स हों। आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको आइसोलेशन में होना चाहिए, आपको इंटरेक्शन तकरीबन ज़ीरो कर देना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। इंटरेक्शन से मुराद मेरा फ़िज़िकल इंटरेक्शन है। ऑफ कोर्स आप व्हाट्सएप वीडियो पे या वैसे आप या फ़ोन पे जितनी मर्ज़ी बातचीत करें, बिकॉज़ मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स का फ़ीडबैक ये भी आया है कि इस डिज़ीज़ का सबसे मुश्किल एस्पेक्ट शायद यही है कि इसमें से गुजरना आपको अकेले पड़ता है, अकेले कमरे में बैठ के। तो लेकिन उसके अंदर फैमिली मेम्बर्स का भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को अकेला फील ना होने दें, उसके साथ इंटरेक्ट करते रहें किसी फॉर्म में। जी, लेकिन सिम्टोमेटिक हों या ना हो एहतियात ज़रूर करें। बिल्कुल। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व की है कि कोई भी लोग जिनको कोरोना है या नहीं है, दे टेकिंग मेडिसिन्स, डिफरेंट मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और मार्केट में शॉर्टेजेस भी इसकी वजह से हो रही हैं। जी अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हाइप और इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम सोशल मीडिया पे और इनफैक्ट इवन रेगुलर मीडिया पे, टीवी चैनल्स पर भी, कि बहुत सारे लोग बहुत मिसगाइड हो जाते हैं उसकी वजह से। आप सिर्फ अपनी ग़िज़ा ठीक रखें, अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखें, अपनी एक्सरसाइज जारी रखें, विटामिन्स लें, अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी पिएं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें एक तरफ, अगर आपने मास्क नहीं पहना, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई, अगर आपने अपने हाथों को बार बार नहीं धोया या हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं किया, तो बाकी सारी चीज़ें आपका कुछ मदद नहीं कर सकती। आप अपने इन्फेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे फिर भी। बिल्कुल ठीक है, सही है। रिजवान हसन इज़ आस्किंग कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द वैक्सीन दैट वाज बीइंग डेवलप्ड? देखिए, वैक्सीन की हम सारों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि चंद महीनों तक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। उसके अंदर सिर्फ जो बात याद रखने की है कि HIV की वैक्सीन आज तक नहीं आ सकी। तो बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन्स कुछ की बन जाती हैं, कुछ की नहीं बन पाती। उम्मीद यही है कि चंद महीनों तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल होगी।
लेट्स सी। सही। सर एक और क्वेश्चन है कि हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं चुगताई लैब, वी आर टेकिंग नेजल स्वैब, जी सो वो ये कह रहे हैं कि थ्रोट और नेजल स्वैब दोनों क्यों नहीं होते, या थ्रोट क्यों नहीं कर रहे हम लोग? जी, हम जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं या थ्रोट करें या नेज़ल करें या दोनों करें। हम वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन व्हाट इज़ मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द ऑप्शंस एंड व्हाट इज़ लीस्ट अनकंफर्टेबल। ओरल स्वाब के अंदर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बहुत तेज़ी से डाइल्यूट हो जाता है बलगम की वजह से या थूक की वजह से, तो इसलिए उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है या वो और भी कम है नेज़ल स्वाब से। तो इसलिए, और जब आप अपनी टीम को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके पूरे मुल्क में। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम नेज़ल स्वाब की ट्रेनिंग करवाएंगे सारों को, एंड अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे तरीके से सारी जगहों पे ट्रेनिंग की वजह से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सही, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था पहले, जिसमें उन्होंने किसी ने पूछा हुआ था कि प्लाज्मा डोनेशन अगर किसी बंदे ने करनी है एंड ही इज़ डायबिटिक, सो वो हो सकती है कि नहीं? देखिए, आप जब भी डायबिटीज़ तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को, बट मेरा आप सबको मशवरा यही होगा कि आप प्लाज्मा डोनेशन करने से पहले अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। प्लाज्मा डोनर्स और भी मिल जाएंगे लोगों को। अगर आपका डायबिटीज़ स्टेबल है, कंट्रोल में है, और आपको डिहाइड्रेशन का इश्यूज़ नहीं है, आपको ग्लूकोज लेवल्स अप एंड डाउन होने का इश्यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपना डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है और आपकी अपनी सेहत जो है वो उसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें। प्लाज्मा डोनर्स की कोई कमी नहीं है। सही, ठीक है। सेम गोज फॉर पीपल हु हैव हाइपरटेंशन। आई एम सॉरी, प्लाज्मा डोनर्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कुछ कमी है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। सेम गोज फॉर पीपल हु हैव हाइपरटेंशन। जी बिल्कुल, हाइपरटेंशन हो या कोई भी और बीमारी हो, मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जवान लोगों को सामने आने दें और उनको अपना हिस्सा डालने दें। इट्स ओके, जो लोग बीमार हैं, जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, अल्लाह का शुक्र करें कि आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं। कंट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आप अपने और अपने दोस्त अहबाब के अंदर लोगों को बता सकते हैं अबाउट प्रिवेंशन, और अपने दोस्त अहबाब को बता सकते हैं कि अगर जब आपको हुआ तो फिर आपने किस तरह दिन गुजारे, किस तरह अपनी स्ट्रेस को मैनेज किया, किस तरह आप अपनी सेहत को मैनेज किया, किस तरह अपनी न्यूट्रिशन को मैनेज किया। लोगों को गाइड करें, ये भी सदका जारी है। सिर्फ प्लाज्मा डोनेशन एक तरीका नहीं है अपना हिस्सा डालने का। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन रिजवान हसन की तरफ से आया हुआ है, हु इज़ आस्किंग हाउ टू कोप विद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात यह है कि इस वक्त इतनी एंग्जाइटी है सोसाइटी में, ऐसा जितनी एंग्जाइटी है इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिवली भी, हम सारे इस चीज़ से अफेक्टेड हैं। बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन हम में से होगा जो इन्फेक्ट होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे, क्या नहीं होंगे। ये बहुत सीरियस बात है, और मेंटल स्ट्रेस जो है वो लेवल्स जो हैं वो जनरली बहुत हाई हैं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं अपने मेंटल स्ट्रेस को किस तरह से डील करता हूँ, बिकॉज मैं अगेन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने रिक्वेस्ट करूँगा अपने एक दो जो हमारे अच्छे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पे आके वो भी इसके बारे में बात करें। बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, जिसके अंदर हम फोकस्ड हों फैमिली टाइम पे, या जस्ट कोविड को थोड़ा सा भूल के। तो उससे मुझे तो कुछ फ़र्क पड़ता है, मैं अपना ही मशवरा दे सकता हूँ। उसके अलावा हम डॉक्टर अली हाशमी को या और दोस्तों को इनवाइट करेंगे तो इसके ऊपर बात करें। इंशाल्लाह वी विल डू अ सेशन ऑन दैट आल्सो। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट देयर इज़ अ पर्सन आसिफ सलीम जो कह रहे हैं कि 11 डेज से उनको सिम्टम्स थे एंड देन अब सही हो गए, बट व्हेन शुड ही गेट रीटेस्टेड? जी अगेन हम ऐसा करेंगे, वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं उनको हम चुगताई के पेज पे पोस्ट भी कर देंगे, जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि आपको अगर सिम्टम्स थे तो आप वो फिर से टेस्ट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, अगर करवाना हो तो कब करवाएं, और बहुत सारे केस में ज़रूरत नहीं भी है तो वो हम पोस्ट कर देंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर फिर से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सही। सहर जावेद पूछ रहे हैं दैट हाउ डू एसिम्प्टोमेटिक पीपल नो दैट दे हैव कोविड-19?
वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, बात ये, टेस्ट आमतौर पे दो ही लोग करवाते हैं, एटलीस्ट दो ही लोगों को करवाना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है शौकिया करवा रहे हैं टेस्ट, और मैं उनको डिस्करेज करता हूँ कि आप ये ना करें। आप टेस्ट उन लोगों के लिए रहने दें जो जिनको एक्चुअली वन ऑफ दो चीज़ें हों, या किसी को कोई सिम्टम्स हों, बुखार हो और उनको शक हो कि उनको कोविड है, या दूसरा वो लोग जो कांटेक्ट में थे किसी के साथ जिनको डायग्नोज हुआ हो कोविड, और उनको शुबा हो कि उनको भी शायद कोविड की इन्फेक्शन हो सकती है। तो यानी कि या खुद सिम्टम्स हों, या कोई ऐसे शख्स जिसको कोविड डायग्नोज हुआ है उसके साथ क्लोज इंटरेक्शन रहा हो, उन लोगों को टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो उस तरह से उनको पता चल सकता है कि उनको कोविड है। सही, ठीक है। मोहम्मद एहसन पूछ रहे हैं कि कोरोना टेस्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो जो ऑथेंटिसिटी का आपने बता भी दिया, बट आई थिंक पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि कितना ऑथेंटिक है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वाली बात। जी, मेरे देखें, बात यह है कि जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि पॉजिटिव रिपोर्ट का वज़न बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके कोविड के पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है कहीं से भी, चाहे वो चुगताई लैब है, चाहे वो कोई और लैब है, चाहे वो हुकूमत की कोई लैब है, तो आप प्लीज़ उसको पॉजिटिव कंसिडर करें और उसके मुताबिक एक्ट करें। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर वो खुदाना अगर वो नेगेटिव ही थी, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा कि आपने 8-10 दिन अकेले गुजारे और आपको इन्फेक्शन नहीं थी, लेकिन उसके जितना टाइम और एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं एक जगह से टेस्ट करवाने पे, फिर दूसरी जगह से टेस्ट करवाने, फिर तीसरी जगह से टेस्ट करवाने पे, याद रखिए ये तमाम टेस्ट इंपोर्ट होते हैं। पूरी कौम के ऊपर एक बर्डन है इन टेस्ट को करने का, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको टेस्ट होने दें। हर शख्स बार बार टेस्ट ना करवाए। अगर पॉजिटिव आ गया है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करें, और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हैं, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम हैं। सही। सर, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन और है कि अगर लोग घर में आइसोलेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं, साइंस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें पता लग सके कि अब उनको मे बी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिकॉज लोग कंसर्न हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कोविड के ना 2 या 3 बड़े सिम्टम्स हैं जिनको सामने रखने की ज़रूरत है। पहला तो है बुखार। अगर बुखार आपका बदस्तूर स्पाइक कर रहा है 101 पे, 102 पे, दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। दूसरा है खांसी। अगर आपकी खांसी बदस्तूर बढ़ रही है और रिजॉल्व नहीं हो रही, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उससे अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहें। आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 से ऊपर है तो फिर आप घर पे रह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी 90 से नीचे गिरनी शुरू हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर को रुजू करना चाहिए और हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए। सही, ठीक है। दानिश मलिक पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कैरियर स्टेज फॉर अ रिकवर्ड कोरोना पेशेंट। सो जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं वो फिर कैरियर नहीं है, वो प्रॉबली वायरस को शेड कर चुके हैं, वायरस को ख़त्म कर चुके हैं अपनी बॉडी से। तो कैरियर स्टेज नहीं है। एक दफ़ा अगर आप रिकवर कर चुके हैं, या अगर आपके यानी कि आप रिकवरी के मानी ये है कि या आपके 2 PCR नेगेटिव आ चुके हैं, या आपको वो गाइडलाइंस के मुताबिक उतने दिन हो चुके हुए हैं और आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका हुआ है, उन सिचुएशंस के अंदर आप कैरियर नहीं है। सो कैरियर सिर्फ तब हैं जब PCR पॉजिटिव हो लोगों का। कैरियर आप सिर्फ तब हैं जब आपको रिसेंटली एक्सपोजर हुआ है। यानी कि आज हम जून का महीना ले लेते हैं, अगर किसी को 1 जून को एक्सपोजर हो तो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में होल्ड टेक करते हुए और उसको इम्पैक्ट करते हुए 4-5 दिन लगाती है। तो पहले 4-5 दिन आप वायरस को स्प्रेड कर रहे होंगे, लेकिन आपका टेस्ट भी बदस्तूर नेगेटिव होगा और आपको सिम्टम्स भी नहीं होंगे। 5 जून के बाद आपके सिम्टम्स आने शुरू होंगे और आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, और 15 जून तक अमूमन आपके सिम्टम्स भी ख़त्म हो चुके होंगे, और अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो ज़्यादातर केसेस के अंदर PCR टेस्ट भी नेगेटिव हो चुका होगा, और कोई 18-20 जून तक आपके एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे। सही, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है दैट सेल्फ टेस्ट किट्स जो होती हैं उनकी ऑथेंटिसिटी एंड वो यूज़ जो लैब्स कर रही हैं उसका क्या बारे में क्या कहेंगे आप? सेल्फ टेस्ट किट्स से मेरे ख्याल से इनकी मुराद है वो जो रैपिड डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी टेस्ट हैं, उनको डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी मिसलीडिंग हो सकते हैं। उसमें फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और अभी तक
हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत सिंध ने, किसी ने भी इजाज़त नहीं दी उन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो हम तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो जो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं वो फुली ऑटोमेटेड एलाइजर सिस्टम्स पे कर रहे हैं, जिस तरह के जो रेगुलेशंस के मुताबिक है और जो FDA ऑथराइज्ड हैं। सही, ठीक है। सो PCR इज़ द ओनली टेस्ट जो आपको अभी बता सकता है एंड इट्स ऑथेंटिक रिगार्डिंग कोरोना इन्फेक्शन? बिल्कुल। इस वक्त इन्फेक्शन है कि नहीं है उसके लिए PCR टेस्ट है। आज से 3 हफ्ते पहले इन्फेक्शन थी या नहीं थी उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो जनरली होता है कि अगर किसी के घर में एक बंदे को पॉजिटिव आ गया है तो एक तो बाकी सब लोगों को करवाना ज़रूरी है टेस्ट के नहीं, एंड सेकंड चीज़ उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन एंड फॉर देमसेल्व्स आल्सो? देखिए, जिनका पॉजिटिव आ गया उनको तो आइसोलेशन में होना चाहिए, उनका कमरा अलग होना चाहिए, उनका वॉशरूम अलग होना चाहिए और उनके बर्तन को अलग किया जा सकता है, यानी उनका रहने का इंतज़ाम कुछ दिनों के लिए अलग होना ज़रूरी है। जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अंदर हर घर फ़र्क होता है और हर घर के अफराद का इंटरेक्शन फ़र्क होता है। तो अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल नाना और नानी इकट्ठे एक कमरे में रहते हैं और नाना का पॉजिटिव आया तो प्रॉब्ली नानी का करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर यानी कि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि घर के अफराद के अंदर से किसी को पॉजिटिव नहीं होता लेकिन माली का पॉजिटिव होता है या ड्राइवर का पॉजिटिव होता है, बिकॉज ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा इवन लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग ज़्यादा घर से बाहर ज़रूरत के मुताबिक जा रहे होते हैं। तो कई दफ़ा फिर ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपका कुक या आपकी मेड या आपका ड्राइवर या आपका माली वो इकट्ठे बैठ के अगर चाय पीते हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आप उनका टेस्ट करवा लें चेक करने के लिए कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं है। फिर अगर आपके उनमें से भी कोई आ जाता है तो फिर बाकी फैमिली का भी देख सकते हैं आप कि उनके साथ कौन इंटरेक्ट करता है। सही, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया दैट अगर ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 चला जाए सो उसका क्या करें, बिकॉज समवन इज आस्किंग फॉर अ पर्सनल केस। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे 90 से नीचे जा रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और प्रॉबली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। सही, ठीक है। आई थिंक द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड, सो आप लोग देख सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़ कि सर बाकी सब लोगों के लिए क्या एडवाइस आप करेंगे एंड व्हाट डू यू थिंक एवरीवन शुड डू इन द करंट सिचुएशन? देखिए, वबा जो है ना, ये जो वायरस है, ये इस चीज़ की इट डज़ नॉट केयर कि आप अच्छे शख्स हैं या बुरे शख्स हैं। इट डज़ नॉट केयर कि आप बड़े हैं छोटे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं। इट डज़ नॉट केयर कि आपकी सैलरी क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपके घर के रहने सहने का बंदोबस्त क्या है। वायरस डज़ नॉट केयर। वायरस डज़ नॉट केयर कि आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं। वायरस डज़ नॉट केयर कि आप सुन्नी हैं कि शिया हैं। वो एक इन्फेक्शन है, किसी को भी हो सकती है। वायरस इज़ नॉट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप को, अपने घर वालों को सेफ़ रखें। जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, जो SOPs बताए गए हैं, बार बार बताए गए हैं रिगार्डिंग मास्क, रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग, रिगार्डिंग हैंड सैनिटाइज़र, रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, उन तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। अब वायरस आ चुका है और बहुत सारे लोग उससे इन्फेक्टेड हैं। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी किसी तरीके से मैनेज कर रहा है, पूरी कैपेसिटी पे स्ट्रेच्ड है, लेकिन उसके बावजूद किसी ना किसी तरीके से हम पेशेंट्स का ख्याल रख पा रहे हैं। लेकिन अगर ये वायरस की वबा यहाँ से मज़ीद ख़राब होगी तो हमारा सिस्टम भी जवाब दे सकता है। उस सिचुएशन, वो बहुत खौफनाक सिचुएशन होगी। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि घर पे रहें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। अगर घर से निकलना भी हो तो पूरी एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और थोड़ा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन थोड़ा सा कम करें। ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, उस तरह से आप जितनी मर्ज़ी आपस में बातचीत करें, लेकिन जो सोशल विज़िट्स हैं उनको थोड़ा सा अब कुछ देर के लिए रोक दें। बिल्कुल, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करें, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कनेक्टेड रहें थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू एनी अदर मीडियम, ताकि आप लोग एंक्शस भी ना हो ज़्यादा, डिप्रेशन वगैरह भी ना हो, स्ट्रेस कम हो
और you can support the entire society. So thank you so much, sir. Thank you. For this session. I think आप लोगों के सारे questions answer हो गए होंगे. जिन लोगों के अभी भी कोई questions हैं, you can send it in this live stream और we'll try कि हम answer कर सकें उन सबको. वी होप कि आप सब अब जो हैं सारे प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, पहले भी कर रहे थे, अब भी करते रहेंगे, ताकि आप लोग, आपके इर्द गिर्द वाले, आपके फैमिली वाले सब लोग सही रहें, सेहतमंद रहें और आप लोग जो हैं वो इस वबा से बच सकें और अपने घर वालों के साथ सेहतमंद रह सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग and we'll inshallah come back with some more informative sessions for all of you. Thank you.